दुनिया तो बस इतना जानती है कि विज्ञान ये तो पश्चिमी देशों का विषय है और हम भारतीयों का विज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारी पहचान तो बस आगरे का ताजमहल है और वैज्ञानिक नाम की प्रजाति ये तो बस यूरोप और अमेरिका में ही पाई जाती है। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि न्यूटन, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज का दावा किया था, भारतीय ऋषि मुनियों ने उसे सदियों पहले जान लिया था। इस वीडियो को देखकर भी शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि सदियों पहले से वेदों और पुराणों में वो सब कुछ मौजूद है जिसकी खोज का दावा पश्चिमी जगत करता आया है। और इसीलिए हमने हर तथ्य का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि किसी को कोई शंका न रहे। इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए और हर भारतीय तक इसे शेयर करें। और हमें विश्वास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा। तो आइए चलते हैं एक रोमांचक यात्रा पर। तो आइए शुरुआत करते हैं संख्याओं से, जिसकी वजह से विज्ञान की इतनी तरक्की हुई है। संख्याएं। महान पश्चिमी देश 12वीं सदी तक केवल 7 रोमन संख्याओं का प्रयोग करते थे। उनके पास तो पूरी संख्याएं भी नहीं थी। सोचिए, 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याओं में से सिर्फ 7 संख्याएं उन्हें पता थी और इसमें शून्य भी नहीं था। जबकि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज सदियों पहले ही कर दी थी। साथ ही दशमलव प्रणाली भी भारत की ही देन है। सोचिए, 0, दशमलव और 10 अंकों के बिना क्या विज्ञान यहाँ तक पहुंच पाता? लेकिन हमें कभी श्रेय नहीं दिया गया। ज्योमेट्री या रेखागणित। वैदिक गणित में ज्योमेट्री का भी विशेष महत्व था, क्योंकि पुरातत्व खुदाई में जो यज्ञ कुंड मिले हैं उनका निर्माण रेखा गणित के आधार पर ही हुआ था। और उस समय इस विद्या का नाम था शुल्ब विद्या या शुल्ब विज्ञान। इससे संबंधित कई ग्रंथ लिखे गए थे। इस विद्या में कई उपलब्धियां भारत के नाम हैं। उदाहरण के लिए पाई का माप, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात फिक्स होता है, इसे ही पाई कहते हैं। इसकी खोज भी आर्यभट्ट ने की। 400 ईसा पूर्व उनके द्वारा लिखी गई एक किताब में इसकी वैल्यू 99.9% तक सही पाई गई। ट्रिग्नोमेट्री। 6ठी शताब्दी का सूर्य सिद्धांत ग्रंथ आधुनिक त्रिकोणमिति का मूल है। सूर्य सिद्धांत में वर्णित ज्या और कोटि ज्या फलनों से ही आधुनिक साइन और कोसाइन नाम उत्पन्न हुए हैं। इतना ही नहीं, सूर्य सिद्धांत के 3य अध्याय में ही सबसे पहले स्पर्शज्या, आज के टेंजेंट और व्यूकोज्या यानी कि सेकंड का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित श्लोकों में शंकु द्वारा निर्मित छाया का वर्णन करते हुए इनका उपयोग हुआ है। दरअसल होता ये था कि भारत से ये ज्ञान अरब और वहां से यूरोप पहुंचता था। पृथ्वी गोल है। भारत को छोड़कर सभी सभ्यताएं ये मानती हैं कि पृथ्वी चपटी है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। सन 1600 में गैलीलियो ने जब ये बात कही कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, तो उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया गया। जबकि ऋग्वेद के इन श्लोकों में ये साफ लिखा गया है कि सूर्य केंद्र में है तथा सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में भी इसका स्पष्ट वर्णन है। सूर्य सिद्धांत के प्रथम श्लोक में रचनाकार ने ब्रह्म को नमस्कार करते हुए उसे अचिंत्य, अव्यक्त रूप, निर्गुण, गुणात्मन और समस्त जगत का आधार बताया है। यही अंतर है भारतीय और पश्चिमी दर्शन में। आर्यभट्ट हो या कोई और विद्वान, सभी ने अपने ग्रंथ की शुरुआत ईश्वर वंदना से की है। दरअसल भारतीय संस्कृति, गणित हो या भौतिकी,
इनको समझकर ईश्वर को समझने का प्रयत्न करती है। उसका मानना है कि प्रकृति ईश्वर की अध्यक्षता में एक निश्चित पैटर्न के अनुसार ही कार्य करती है और यही पैटर्न ही गणित या विज्ञान है और इसे समझने से ईश्वर को समझा जा सकता है और मानव जीवन का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त किया जा सकता है। जबकि पश्चिम का उद्देश्य विज्ञान का उपयोग भौतिक भोग और सुविधा के लिए है। उसमें भोग प्रवृत्ति ही मुख्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष की अवधि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ जो 700 ईसा पूर्व का माना जाता है, उसमें एक वर्ष की जो अवधि बताई गई है वो आधुनिक विज्ञान की गणना से केवल 1.4 सेकंड ही ज्यादा है, वो भी बगैर किसी आधुनिक टेलीस्कोप का प्रयोग किए हुए। क्या हमें इस इतिहास को बताया गया? बीजगणित x + y और इसके जैसे समीकरण भारत में बहुत पहले से विद्यमान थे और इस ज्ञान का भी मूल वेद ही थे। अननोन राशि का मान प्राप्त करने की विधि 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित की गई थी। एक अन्य गणितज्ञ जयदेव ने बाद में समीकरणों की विस्तृत श्रृंखला के लिए इस पद्धति को और सामान्य किया, जिसे भास्कर द्वितीय ने अपने बीजगणित ग्रंथ में और परिष्कृत किया। अभी तो और बहुत कुछ है, पूरी जानकारी के लिए कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। फिलहाल आप इसे देखते रहिए। बाइनरी सिस्टम। अब आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे ये जानकर कि मौजूदा कंप्यूटर युग में प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग होने वाला बाइनरी सिस्टम, जिसमें दो संख्याओं 0 और 1 का प्रयोग होता है। इस प्रणाली का वर्णन सबसे पहले वैदिक विद्वान पिंगला ने अपनी पुस्तक चंद्रहस्त्र में किया था, जबकि इसका श्रेय गोटफ्रेड विल्हेम लिबनिज को दिया जाता है। ये तो होना ही था, क्योंकि भारतीय तो अंधविश्वासी होते हैं और कई अंधविश्वास निवारण संस्थाओं ने इस बात का खूब प्रचार किया। कैलकुलस भारत में जन्मा। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर लीजिए। वैदिक काल के सुलवा सूत्र से पता चलता है कि वैदिक हिंदुओं को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ज्ञान था। वैदिक काल के बाद के विभिन्न गणितज्ञों के कार्यों का अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि इस काल में कैलकुलस का अस्तित्व था। वर्षों से अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन और जर्मन दार्शनिक गॉटफ्रीड लाइबनिज दोनों को कैलकुलस प्रणाली की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। खोज तो वही कर सकते हैं, लेकिन खुद मैनचेस्टर और एक्सेटर विश्वविद्यालयों की एक टीम का कहना है कि उसे पता है कि असली श्रेय कहाँ है। उनका मानना है कि केरल के छात्रों ने, विशेष रूप से माधव और नीलकंठ ने, न्यूटन से 250 वर्ष पूर्व कैलकुलस के अन्य महान घटक अनंत श्रृंखला की खोज की है। हालांकि उन्होंने भी इस ज्ञान को वेद परंपरा से ही प्राप्त किया था। वेद सभी तरह के ज्ञान के स्रोत है। गति के नियम। महर्षि कणाद ने ही न्यूटन से पूर्व गति के 3 नियम बताए थे। सर आइजैक न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 को अपने कार्य फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के इन 3 नियमों को प्रकाशित किया। न्यूटन के गति के नियमों की खोज से पहले भारतीय वैज्ञानिक और दार्शनिक महर्षि कणाद ने ये सूत्र वैशेषिक सूत्र में लिखा था, जो शक्ति और गति के बीच संबंध का वर्णन करता है। निश्चित ही न्यूटन साहब ने वैशेषिक सूत्र में ही इसे खोज लिया होगा। पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक दुनिया भर में खोज करते रहे थे। इस खोज में सबसे अहम चीज जो उन्हें प्राप्त हुई थी वो थी भारतीय दर्शन शास्त्र। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। पश्चिम जगत मानता है कि 1687 से पहले कभी सेब जमीन पर गिरा ही नहीं था। जब सेब गिरा तभी दुनिया को समझ में आया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। हालांकि इस शक्ति को विस्तार से सबसे पहले भास्कराचार्य ने समझाया था। उपरोक्त संस्कृत सूत्र न्यूटन के 913 वर्ष पूर्व अर्थात ईसा से
600 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ऋग्वेद में भी इस आकर्षण बल का वर्णन मिलता है, जिसके कारण सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य अपनी कक्षा में गति करता है, जो स्वयं गतिमान है। पृथ्वी और अन्य पिंड आकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि सूर्य उनसे भारी है। कहने का तात्पर्य यही है कि समस्त ज्ञान का स्रोत वेद ही है। प्रकाश की गति। हम पहले से ही प्रकाश की गति के बारे में जानते थे। 14वीं शताब्दी के एक वैदिक विद्वान सयाना ने एक बार कहा था, गहरे सम्मान के साथ मैं सूर्य को नमन करता हूं, जो आधे निमेष में 2202 यात्राएं करते हैं। एक योजन 9 मील का है। एक निमेष 1 सेकंड का 16/75 है। इसलिए 2202 योजन गुणित 9 मील गुणित 75 भागित 8 निमेष बराबर 1,85,794 मील प्रति सेकंड या 2,99,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब है। यह अक्सर माना जाता है कि उनका स्रोत वेदों के अलावा कोई और नहीं था। अणु परमाणु सिद्धांत। अणु परमाणु के सिद्धांत का श्रेय जॉन डाल्टन को दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेद ही नहीं, पुराण भी विज्ञान की जानकारी देते हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 11 अध्याय में अणु और परमाणु की संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जबकि डाल्टन से 2500 साल पहले आचार्य कणाद ने परमाणु सिद्धांत तैयार किया था, जो आधुनिक एटॉमिक मॉडल से मेल खाता है। आचार्य कणाद ने बताया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं, और उस समय कोई माइक्रोस्कोप और बड़ी बड़ी लैब्स भी नहीं थी। हमारे ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा और वेदों और पुराणों में दी गई जानकारी का अनुभव करते थे, और गुरुकुल परंपरा से ये ज्ञान शिष्यों को दिया जाता था। गणित की तो बहुत बात हो गई, अब बात मेडिकल साइंस की करते हैं। आयुर्वेद और योग की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में सर्जरी भी होती थी। सर्जरी वो भी प्राचीन भारत में। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता को प्राचीन शल्य चिकित्सा पर सबसे व्यापक पाठ्य पुस्तकों में से एक माना जाता है। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी की जटिल तकनीकों के साथ विभिन्न बीमारियों, पौधों, तैयारी और इलाज का उल्लेख है। प्लास्टिक सर्जरी में सुश्रुत संहिता का सबसे प्रसिद्ध योगदान नाक का पुनर्निर्माण है, जिसे राइनोप्लास्टी भी कहा जाता है। अफसोस, नालंदा विश्वविद्यालय में लगाई आग में ऐसे कई ग्रंथ जलकर राख हो गए। कहते हैं इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की आग महीनों तक जलती रही और कई अनमोल किताबें जलकर भस्म हो गई। रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र का प्रारंभ वैदिक युग से माना गया है। रसायन शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिजों का अध्ययन किया जाता था। वैदिक काल तक अनेक खनिजों की खोज हो चुकी थी तथा उनका व्यावहारिक प्रयोग भी होने लगा था। जिंक, तांबा, लोहा आदि कई धातुओं का शोधन भारतीयों ने हजारों साल पहले शुरू कर दिया था, परंतु इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम नागार्जुन नामक विद्वान ने किया था। उनका काल लगभग 280 से 320 ईस्वी था। उन्होंने एक नई खोज की, जिसमें पारे के प्रयोग से तांबा इत्यादि धातुओं को सोने में बदला जा सकता था। जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंद भगवत्पाद प्रसिद्ध रसायन शास्त्री भी थे। उनके द्वारा रचित रस हृदय तंत्र काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा भी कई ग्रंथ लिखे गए हैं। कहने का अर्थ है, हमारा भारत हर क्षेत्र में आगे था, लेकिन हम सच बताते हैं। ऐसा दावा करने वालों ने इस सच को कभी नहीं बताया। विमान शास्त्र। आपने पुष्पक विमान का नाम तो सुना होगा। इसका उपयोग श्री राम जी ने लंका से अयोध्या में वापस आने के लिए किया था। ये कोई कपोल कल्पना नहीं थी।
विमान शास्त्र के रचयिता महर्षि भारद्वाज थे, जो रामायण कालीन थे। वैमानिक शास्त्र में कुल 8 अध्याय और 3000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमान रॉकेट के समान उड़ने वाले एडवांस वायुयान थे। इस ग्रंथ को पंडित सुब्बा राय शास्त्री द्वारा पुनः लिखा गया। R.G. जोइसर, जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च मैसूर के डायरेक्टर थे, उन्होंने 1952 में इस पुस्तक के अस्तित्व की घोषणा की थी। जोशियर ने बताया कि ये ग्रंथ पंडित सुब्बा राय शास्त्री द्वारा रचित है। पंडित सुब्बा राय शास्त्री के अनुसार इस ग्रंथ के मुख्य जनक रामायणकालीन महर्षि भारद्वाज थे। शतरंज। शतरंज या चेस से तो सभी परिचित है। चतुरंग नाम के बुद्धि शिरोमणि ब्राह्मण ने 5वीं और 6वीं शताब्दी में ये खेल संसार के बुद्धिजीवियों को भेंट में दिया। ये खेल मूलतः भारत का आविष्कार है, जिसका प्राचीन नाम था चतुरंग, जो भारत से होते हुए यूरोप गया और 15वीं 16वीं सदी में तो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। लूडो। इस खेल की खोज भी 6वीं सदी में भारत में हुई थी। एलोरा की गुफाओं में इसके चित्र अंकित है। भारत में इसका नाम पच्चीसी था। ये बहुत कुछ महाभारत में प्रसिद्ध चौपड़ से मिलता जुलता है। सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी इसका आविष्कार भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्षपातम या परम पदम कहते थे। पहले इसका उपयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका आविष्कार 13वीं शती के संत ज्ञानेश्वर ने किया, किंतु कुछ सूत्रों के अनुसार इसकी जड़ें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है। भारत की देन तो बहुत सारी, उन सबको यदि बताया गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस अंक में इतना ही। अगले अंकों में और भी बहुत सी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।